नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संघीय प्रणाली के बारे में, यानी कि फेडरल सिस्टम के बारे में। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आप यूपी पीईटी की जो तैयारी, संपूर्ण तैयारी 30 जुलाई तक जो है कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के साथ जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो संघीय प्रणाली यानी कि फेडरल सिस्टम के बारे में। तो क्या होती है संघीय प्रणाली? तो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने, कुछ राजनीतिक जानकार लोगों ने, उन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की सरकारों की जो है प्रणाली यानी कि व्यवस्था की है, एकल प्रणाली और संघीय प्रणाली। तो संघीय प्रणाली में क्या होता है कि संविधान जो है केंद्र को और राज्य को शक्तियों का जो है विभाजन कर देता है, और जिसके आधार पर वे दोनों ही यानी कि केंद्र भी और राज्य भी अपनी शक्तियों का यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र का जो प्रयोग दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। तो ये संघीय प्रणाली, ये एक तरह से जो है फेडरल सिस्टम का जो है विशेषता है। तो इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रीय सरकार होती है उसे केंद्र सरकार या संघीय सरकार के रूप में इसमें देखा जाता है, और जो राज्य सरकार यानी कि क्षेत्रीय सरकार होती है उसे राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, संघीय प्रणाली जो है, वैसे तो हमारे संविधान में जो आज वर्तमान में है, ये जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ये जो है ली गई है। लेकिन अगर इसके मॉडल की अगर बात करें, यानी कि इसका मॉडल क्या है, तो इसका मॉडल है कनाडाई मॉडल, यानी कि कनाडाई मॉडल। ये कनाडाई मॉडल पर जो है आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम आज बात करेंगे। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि द्वैध राज पद्धति। क्या होती है द्वैध राज पद्धति? इसमें क्या किया गया है कि जो संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं, जो उनके जो है अधिकार हैं, उनको जो है अलग अलग विभाजित जो है किया गया है। कैसे? यानी कि जो कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं, जो मुख्य मामले हैं, संवेदनशील मुद्दे होते हैं जैसे कि, तो उन्हें क्या किया गया है कि केंद्र के पास रखा गया है। जैसे कि विदेशी मामला यानी विदेश का, यानी कि रक्षा का मामला, डिफेंस, मुद्रा, संचार, इस प्रकार के जो बड़े बड़े जो विषय हैं वो इन्होंने केंद्र के पास रखे गए हैं इसमें। और जो सार्वजनिक व्यवस्था का मामला है जैसे, और कृषि का मामला है, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं स्थानीय प्रशासन का मामला है, तो ये सारे जो विषय हैं ये इन्होंने इसमें राज्य को दिए हैं, यानी कि राज्य जो है इनका निर्वहन करेगा। तो ये द्वैध जो है राज पद्धति के अंतर्गत जो है इतनी सारी चीजें इन्होंने शक्तियों के विभाजन में की हैं। अगर बात करें लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान से यहाँ तात्पर्य यह है कि हमारे जो संविधान में एक तो प्रस्तावना दी गई है, 22 भाग दिए गए हैं, यानी कि एक प्रस्तावना, 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 जो है अनुसूचियां दी गई हैं। तो इसके हिसाब से क्या है कि शक्तियों का जो विभाजन है वो बड़े पैमाने पर किया गया है। तो इससे केंद्र और राज्य के जो मध्य जो है किसी भी प्रकार के विवाद का जो है ये हल एक प्रकार से देता है, यानी कि उनके जो है विवाद उत्पन्न नहीं होने देता उनके मध्य। तो ये लिखित संविधान जो है ये संघीय प्रणाली की एक विशेषता है। बात अगर करोगे शक्तियों के विभाजन की, तो शक्तियों का जो विभाजन है वो संविधान के अंतर्गत एक अनुसूची दी गई है, अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां जो हैं दर्शाई गई हैं। जैसे कि केंद्रीय सूची के अंतर्गत क्या किया गया है कि ऐसे विषयों को रखा गया है जिनकी संख्या जो है 97 है, और उन विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही जो है नियम और कानून बना सकती है। ठीक है। और इसी प्रकार राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषयों को दिया गया है, और उसके अंतर्गत क्या कि राज्य सरकार जो होती है आपकी या प्रांतीय सरकार, वो है उन विषयों पर जो है नियम कानून बना सकती है। तीसरी प्रकार की जो है उसमें सूची दी गई है एक समवर्ती सूची में
47 विषयों को रखा गया है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार आपस में जो है मिलकर कानून बना सकती हैं। यानी कि उन विषयों पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन देखना यह है कि आप प्राथमिकता या आप वरीयता किसे देंगे, तो आप उसे देंगे कि यानी जो भी किसी विशेष विषय पर या किसी भी विषय पर 47 विषय में से किसी भी विषय पर जो भी पहले अपना प्रस्ताव पेश करेगा, जो उसके बारे में पहले विचार करेगा, उसे ही इसमें वरीयता या प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये हुई शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान से इसमें तात्पर्य यह है कि जो हमारे संविधान में संशोधन का जो तरीका दिया गया है वो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि 3 प्रकार का दिया गया है। एक तो सामान्य बहुमत से, यानी कि 50% से अधिक बहुमत के आधार पर इसको संशोधित कर सकते हैं। दूसरा था दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और जो तीसरा था वो है इससे संबंधित, यानी कि 2/3 बहुमत और 50% राज्यों की मंजूरी, यानी कि 50% राज्यों की भी इसमें आवश्यकता है। तो इससे क्या प्रतीत होता है, यानी कि 2/3 बहुमत तो लोकसभा और राज्यसभा में चाहिए ही, लेकिन 50% राज्यों की मंजूरी भी चाहिए। यानी कि राज्यों के बिना जो है हम कानून नहीं बना सकते। कुछ विशेष प्रकार के इस प्रकार के जो है अधिकार इसमें दिए गए हैं। तो ये कठोर संविधान जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता इसकी दी गई है। अगर बात करते हैं द्विसदनीय व्यवस्था की, तो द्विसदनीय व्यवस्था के माध्यम से इसने क्या किया कि 2 सदनों की व्यवस्था की, राज्यसभा और लोकसभा। विशेषता यह है कि जो राज्यसभा है इसके अंतर्गत वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि राज्यों से लोग उसके अंतर्गत पहुंचते हैं। और लोकसभा भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इसके अंतर्गत भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व है। और राज्यसभा के अंतर्गत यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें से आपको एक संतुलन की झलक दिखाई दे रही होगी। यह है इसकी संघीय प्रणाली की विशेषता। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसके बारे में संघीय प्रणाली के बारे में जितनी भी मतलब ये चीजें देखी, ये थी इसकी विशेषताएं। तो अगर ये वीडियो जो है आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।